दोस्तों, अपराधी जब भी कोई प्लान बनाता है, उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम दे लेता है तो उसके चेहरे पर बड़ी तेज़ से एक मुस्कुराहट आती है। वह सोच कर यही कहता है कि अब हमारी जो ज़िंदगी है बड़े ऐशो आराम से गुजर पाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक लड़की होती है, शादी करके अपने ससुराल जाती है, लेकिन शादी के 3 महीने भी ढंग से नहीं बीत पाते हैं। लेकिन अचानक उसका जो अपना पति होता है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब पुलिस उस युवक के बारे में गहराई से जांच पड़ताल करती है तो लोगों के सामने एक दंग करने वाली सच्चाई निकल के आती है। इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और साथ में एक बार आज अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ, और लखनऊ में ही जाना माना नगराम थाना भी पड़ता है। उसी थाने के अंतर्गत बघौली गांव आता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक है अब 13 अगस्त का ही। सुबह का टाइम होता तो बघौली गांव के कुछ बच्चे होते शरारती तत्व के। अब वह बच्चे जो होते खेलते खेलते गांव के बाहर पहुंचते हैं तो एक तालाब होता, वहां खेलते खेलते जब पहुंच जाते हैं तो उनकी जो नज़र होती है, पास एक झाड़ी होता है, वहां जाता है तो बच्चे झाड़ी में देखते हैं और तुरंत उनके मुंह से चीख निकल जाता है। और पास जो उनसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी आवाज़ जब सुनते हैं, वह भी उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंचते हैं। बड़े बुजुर्ग जब देखते हैं कि इधर झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है, और इस तरह का नज़ारा देखकर पूरी तरह से वह काफ़ी तरह से दंग सा रह जाते हैं। और इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त वहाँ काफ़ी लोग लह रहे, लोगों को लग जाता चंद मिनट के अंदर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही काफ़ी लोग करीब जाते हैं तो देखते कहीं लग जाते कि अरे यार गांव का रहने वाला इधर पवन प्रसाद है, जिसकी शादी अभी ठीक 3 महीने भी ना बीती है। और तुरंत इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब पवन के जो पिता होते हैं ललई प्रसाद को दिया जाता है। और ललई प्रसाद जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त अपने घर में अपनी पत्नी और ठीक अपने बेटियों को अपने साथ लेते हैं। लेने के चंद मिनट के अंदर जो होता है, अब उसी वक्त वहाँ जब तालाब पर पहुँचते अपने बेटे पवन प्रसाद को इस तरह का नज़ारा देखते हुए उसी समय दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और लोग वहाँ खड़े होकर तरह तरह की बातें करें। तभी इसी बीच की जो सूचना होता है अब वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा अब थाने नगराम में पहुँच जाता है। और नगराम के थाना प्रभारी अब सुधीर कुमार सिंह जैसी खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपने दलबल टीम को लेते हैं। चंद मिनट के अंदर जो होता है अब इधर बघौली गाँव के बाहर पहुँच जाते हैं। वहाँ नज़ारा देखते हैं तो गांव के लोगों का अब जमावड़ा होता है, तो जमावड़े के जो लोग होते हैं वहाँ से हट जाते हैं। तो थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह जो होता है अपने दलबल टीम को लेकर इधर पवन प्रसाद के बॉडी के करीब पहुँचते देखते हैं। पवन की जो उम्र है अब लगभग इधर 24 से 25 साल के आसपास होता है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। और चेहरा और गर्दन पर किसी तेजधार हथियार के काफ़ी गहरे गहरे घाव है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड जो होता है जाकर ज़मीन पर पड़े होते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, पवन प्रसाद की जो हत्या है यह तौर तरीके से बड़े बेरहम तरीके से की गई है, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, कपड़े भी पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का और जब निरीक्षण करती, जांच पड़ताल करती है तो तरीके से वहां खड़े जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। तो पुलिस की टीम अब पवन प्रसाद के बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो होता है सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अब ललई प्रसाद को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता थाने पहुंच जाती है और ललई प्रसाद के ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है।
और इधर थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह जो होते हैं तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं और इस केस को काफ़ी गंभीरता लेते हैं और लेने के बाद तुरंत एक टीम गठित करते हैं और टीम को जो होता है अब बघौली गांव लेकर पहुंच जाते हैं और ललई प्रसाद से पूछताछ करते हैं। आपके बेटे का किसी के साथ क्या कोई दुश्मनी था या किसी के साथ जो होता रंजिश था? अब इस तरह की जब बातें करते तो ललई प्रसाद जो होते हैं अब उसी वक्त कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा जो होता तौ तरीके से नेक दिल वाला था, उसकी जो शादी होती है अभी जल्द से जल्द सिर्फ 3 महीने पहले हुआ है, अभी तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही कर रहा था, न जाने किसके उसकी नज़र पड़ गई, उसके साथ इस तरह की हथकंडा हो चुका है। अब सारी बात वहाँ सुनने के बाद पुलिस की टीम में नहीं समझ पाती कि आखिर जो होता है पवन प्रसाद की दुश्मनी कहाँ किसके साथ हो सकती है, कौन उसका दुश्मन बैठा है। अब थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह जो होता है अपने ही जैसे थाने पहुँचते हैं तो उन्हीं के पास एक खबर आता है चौंकाने वाली। वह खबर जैसे फ़ोन के द्वारा पाते हैं तुरंत उनको यकीन नहीं होता है, तो पता चलता है कि इधर पवन प्रसाद की अपनी अब पत्नी होती है कामनी प्रसाद, जो अपने बैग कर अपने घर से भागने की तैयारी कर रही है। अब थाना प्रभारी सुधीर जैसे ही अब इस तरह की बात सुनने के बाद उसी समय सनस रह जाते हैं कि आखिर अभी जिसके पति का बॉडी का संस्कार के लिए कोई तैयारी भी ना हुई है और पूरे परिवार में इस तरह की हालत बनी हुई है और ढाढ़स बसाने के लिए पूरा परिवार सहयोग पे तुला हुआ है, लेकिन इधर जो होता है पवन की अपनी पत्नी भागने की फिराक में क्यों लगी पड़ी है। तभी इधर सुधीर कुमार सिंह के मन में शंका बैठ जाता कि बस करो, कोई ना कोई रहस्य जो होता है अब पवन की जो अपनी पत्नी होती है अब कामनी प्रसाद के मन में छुपा बैठा है। इसी बात को लेकर थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं अपने कुछ कर्मियों को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद इधर बघौली गांव में पहुंच जाते हैं और जैसे ही ललई प्रसाद के घर में जाते हैं तो अंदर उनकी जो अपनी बहू होती है बस निकलने की तैयारी कर रही होती है, बैग उसके हाथ में होता है और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बैग जाकर अपने कब्जे में लेती है और बैग की अब जो होता है सिपाहियों की मदद से निगरानी भी करना शुरू कर देती है। इधर कामनी को कुछ अपने पर्सनल कपड़े भी होते हैं और कुछ ज्वेलरी भी होते हैं और इधर लगभग 1000 से ज़्यादा उस बैग रुपए भी मिलते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जैसे बैग के नीचे वाले एक प्लाट में तलाशी करती है तो उसी में एक मोबाइल और एक फ़ोटो बरामद होता है। पुलिस की टीम जब फोटो को देखती है तो चौंक से जाती है, तो पता चलता है कि फ़ोटो जो होता है इधर किसी अपने परिचय का है। पुलिस की टीम इधर पूछताछ तो करती है और करने के बाद यही बात कामनी बार बार पुलिस के सामने रखती है कि हमारे गांव के रहने वाले कुछ हमारे अपने जो होता है हितकारी हैं, इन्हीं का फ़ोटो हमारे पास पड़ा हुआ है। और पुलिस की जो टीम होती है अब मोबाइल के बारे में जानकारी लेते तो पता चलता कि पवन के पास जो होता सिर्फ एक ही मोबाइल था जो मौके पर घटना सब पुलिस को बरामद हो चुका है। लेकिन इधर जो होता है कामनी के पास या दूसरा मोबाइल कैसे आया, क्योंकि जो मोबाइल पुलिस को बरामद हुआ था कामनी के जरिए वह मोबाइल पूरी तरह से नया था और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त कामनी के ऊपर शंका जाहिर कर लेती है और पुलिस की टीम इधर कामनी को अपने साथ लेती है और लेकर थाने जाती है और कामनी से अब उस फोटो के बारे में तौर तरीके से पूछताछ करती है। और पुलिस की जो टीम होती है जो पूछताछ करना कामनी से शुरू कर देती, कामनी यही कहने लग जाती है कि हमारे गांव के जो रहने वाले आशिक है उन्हीं की वजह से हमारी पति की बेरहम तरीके से हत्या हुई है। और पुलिस की जो टीम होती है कामनी की बातें में आ जाती है और कामनी के दिखाए हुए 5 जो फ़ोटो होते हैं पुलिस की जो टीम होती है अब उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि इधर कामनी के बताए हुए जितने भी युवक होते हैं पूरी तरह से बेकसूर होते हैं। पुलिस की टीम ही नहीं समझ पाती कि आखिर कामनी जो होती है पुलिस के सामने इस तरह की गुमराह वाली बात क्यों कर रही है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब कामनी से बिना पूछे ताछे अब सबसे पहले कामनी के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी लेती है और लॉट लोकेशन के लिए भी तैयारी भी कर लेती है। तभी उसी के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर निकल के आता है, जिस नंबर पर इधर रात को लगभग 11 बजे के आसपास 4 से 5 मिनट बात हुआ था। और पुलिस की टीम का जो शंका होता है जाकर उस अनजान नंबर पर टिक जाता है तो पता चलता हुआ जो नंबर होता है वह नंबर कामनी की ही मायके इधर मिडवल जो गांव पड़ता है उसी गांव का रहने वाला माधव यादव उर्फ पिंकू होता है। पुलिस की जो टीम होती है पिंकू के बारे में जब सारी जानकारी खुद इधर जो होता है अब जाकर कामनी से लेती है तो कामनी पुलिस के सामने डरी सहमी बात करना शुरू कर देती है। लेकिन लोकेशन जो होता है जब पुलिस को जाकर इधर गांव में मिलता है तो पुलिस का जो शंका होता है अब सीधा का जी कर अब पिंकू के ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है
अता पता लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है पिंकू के घर पहुंचती है तो उसके घर पर ताला लटका हुआ होता है। पुलिस का जो शंका होता है और बढ़ जाता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से अब पिंकू की तलाशी करने के लिए तौर तरीके से मुखबिरों की व्यवस्था कर देती है और उसके मोबाइल नंबर को उसी वक्त सर्विलांस भी लगा देती। चल जल्द कैसे ना तैसे कर पिंकू जो होता है पुलिस के कंडे चढ़े और यही सब सोच साज कर पुलिस जो होती है उसके इर्द गिर्द काफ़ी पहरेदारों को भी लगा देती है। और इधर पुलिस की टीम अपने हिसाब से तलाशी करते करते लगभग जैसे इधर 14 अगस्त का ही वक्त होता है तो मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि गांव के दूसरे छोर पर जो नहर है उसी छोर पर एक पुल है। उसी पुल पर बैठा हुआ मौके पर इधर मर्डर यादव देखा गया है और पुलिस की टीम अपने दल बल टीम को लेती है और वहीं पर उसके पास एक करीबी अपना दोस्त भी होता है। पुलिस की टीम दोनों को कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। पता चलता है कि एक तो खुद मर्डर यादव होता है और दूसरा उसका अपना करीबी दोस्त है इधर विक्रम यादव होता है। और पुलिस की जो टीम होती है दोनों के ऊपर जब दबाव मारती है तो चंद मिनट के अंदर जो होता है इधर जाकर अब पवन प्रसाद की हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं, जिसमें शामिल होने की जो बात होता है और यह बात जाकर विक्रम यादव और साथ में मॉडल यादव के जरिए जो होता है निकल के आता है पवन की अपनी नई नवेली पत्नी अब कामनी पे। पुलिस की जो टीम होती है कामनी के सामने दोनों को लेकर जब पहुंचती है चंद मिनट के अंदर कामनी भी अपनी जुल्म जो होता है दोनों के साथ मिलकर कबूल कर लेती है। लेकिन जो नई नवेली दुल्हन और साथ में दोनों मिलकर सच्चाई बताते हैं इसे सुनने के बाद लोगों के होश भी खो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक जिला भी पड़ता है रायबरेली। उसी रायबरेली के अंतर्गत शिवगढ़ एक थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत अब निर्मल मंडल एक जाना माना गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद होते हैं जिनके टोटल अब इधर 2 बेटे और 2 ही बेटियां होती हैं। सबसे छोटी उनकी अपनी बेटी होती है अब कामनी। उनके घर में 2 बेटियां जो होती हैं कामनी होती है छोटी और छोटी होने के नाते जो होता कामनी के घर में काफ़ी मान सम्मान मिला करता था। लेकिन समय के हिसाब से रामेश्वर प्रसाद अपने घर में दोनों बेटे और बड़ी बेटी की जो शादी होती है अब खेती बाड़ी के बलबूते की वजह से बड़ी जल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में सिर्फ बचती है उनकी एक सबसे छोटी अब लाडली बेटी इधर कामनी। और कामनी अपना पास ही एक इंटर स्कूल होता उसी में जाकर कैसे ना तैसे कर 8वीं तक पढ़ाई करती है। लेकिन इस आगे चलकर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से अपनी माँ अब रमा के पास आने के बाद अपनी माँ के साथ मिलकर अब जो होता है घर गृहस्थी में हाथ बटाना शुरू कर देती है। लेकिन समय के हिसाब से इधर कामनी को एहसास होने लग जाता है क्योंकि जब भी शीशे के सामने खड़ी होती है तो अपने स्थिति को देखती उसको आभास हो जाता कि हमारे अंदर जो होता है काफ़ी सारी खूबियाँ भरी हुई हैं। अपने जो शौक़ हैं हम जो होता है इन खूबियों को निकाल कर पूरा कर सकते हैं। और तभी कामनी जो होती है अब गांव में काफ़ी सारे युवकों के साथ जो होता है मनचले तरह से अब बात करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे युवक जो होता है बड़ी जल्दी कामनी की खूबसूरती को देखते हैं और उसका दीवाना सा हो जाते हैं। अब इस तरह दीवाना सा हो जाते हैं कि 16 साल उम्र अब पार करते ही इधर जो होता है कामनी एक दिन अपने ही गाँव में काफ़ी दिनों से एक भागवत कथा हो रहा था उसी कथा में शामिल होने के लिए अपनी सहेली अब सीमा को लेती है। और लेने के बाद जो होता है कथा में जैसे जाती है तो वहाँ दूसरे छोर पर अब सबसे पीछे महिलाओं के पास बैठ जाती है। और तभी उसी बीच उसके ही दूसरे साइड एक बल्ली लगा होता, उसी बल्ली के बगल एक युवक बैठा होता। उस युवक के बारे में इधर कामनी को पहले से ही पता होता है कि इस युवक का नाम है मर्डर यादव उर्फ पिंकू, जो इसी गाँव का रहने वाला जो मौके पर एक नल का कारीगर है। इस तरह की मौके पर तुरंत एहसास होने के बाद जो होता है अब कामनी एक टक जो नज़र होता है अब पिंकू के ऊपर मार देती है। और तभी पिंकू की जो नज़र होता है बार बार जाकर कामनी के ऊपर पड़ जाता है और पिंकू अपनी नज़र से भांप लेता है कि कामनी हमारी तरफ बार बार लग भी रही है और मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है मुस्कुराने के बाद आखिर हालत एक लड़के का क्या हो जाता है। ठीक वही हालत जो होता है अब मर्डर यादव को भी हो जाता है। इधर जो होती है कामनी भागवत कथा में कम और पिंकू के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से अब पिंकू और दूसरी तरफ इधर कामनी एक दूसरे से वहीं आंखों में काफ़ी सारे इशारे समझ लेते हैं। लेकिन अचानक जैसे ही कामनी की आंखों के सामने से एकाएक मर्डर यादव ओझल होता है तो उसी वक्त कामनी अपनी जो नज़र होती है बार बार चारों तरफ दौड़ाती है, जैसे लगता है उसका कोई कीमती चीज़ खो गया है। और तभी पीछे खड़ा हुआ मॉडर्न उसी वक्त नज़र मारता है तो देखता है कि अचानक जो होता है कामनी के चेहरे पर बड़ी तेज़ मुस्कुराहट आ रही है। वह समझ जाता कि बस करो कामनी के दिल में हमारे लिए पूरी तरह से जगह बन चुका है।
और ठीक जो होता है जैसे ही वक्त ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद उसकी जो अपनी सहेली होती है मौके पर वह इशारा देखती है कि कामनी मौके पर अपनी जो चेहरे होते हैं बार बार पीछे घुमा रही है, एक दो बार टोकती भी है, लेकिन इधर कामनी जो होती कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने आए हुए कुछ औरतों को लग रहे हैं, करीबी वालों को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इधर उसकी सहेली भांप लेती है और तभी से टुटले करना शुरू कर देती है और उठ कर वहाँ से तो निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो होता मॉडर्न अपने घर पहुँच जाता है, पूरी रात कल्पनाओं में इधर जाकर कामनी की यादों में खोया रहता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि कामनी जैसे खूबसूरत युवती हमारे पूरे इस इलाके में नहीं है। काफ़ी सारे लड़कों का भी कामनी के इर्द गिर्द मंडराना भी, लेकिन किसी को आज तक कामनी ने भाव नहीं दिया। जिस तरह भाव आज हमें इस भागवत कथा में मिला, उस भाव से लग रहा कि हमारी जो ज़िंदगी है अब कामनी की वजह से बदल जाएगी। लेकिन कामनी के अंदर ना जाने कौन सी भावना जागृत हो गई कि इधर खुद देखकर मॉडर्न यादव को वह मुहिस होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न यादव जो था इतना हैंडसम था नहीं, क्योंकि इससे हैंडसम तो कामनी यादव के इर्द काफ़ी युवक भी मंडराया करते थे। लेकिन इधर कामनी यादव के भी मन में अब जाकर घर में मिलने की जिज्ञासा जाग जाती है। और जैसे दूसरे दिन का शाम का वक्त होता है तो इधर कामनी अब अपने घर से सिर्फ अकेली निकलती है और जैसी भागवत कथा में पहुंचती है तो देखती है कि मॉडर्न यादव जो होता हमारी जगह पर बैठा हुआ है। वह समझ जाते कि बस करो, हमारे दिल के लिए मॉडर्न यादव के लिए पूरी तरह से जगह बन चुका है। और वहीं जो होता है इशारों में मॉडर्न यादव से बात करती है। लेकिन जैसी भागवत कथा ख़त्म होता है तो पीछे गलियारा होता है, उसी गलियारे में पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है मॉडर्न यादव यही कहता है कि हमें तुम्हारे सामने इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट की वजह से कि आखिर इजहार तुम कर चुकी हो। बस हमें तुमसे एक बात कहना कि हम जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और चाहे दुनिया में कोई भी रोड मरोड़ आए हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। अब कामनी इस तरह की बात जब सुनती है, सुनने के बाद उसकी मन की जो जिज्ञासा होती और जाग करने लग जाती है कि यहाँ मिलना हमारे लिए कदरी घंटी बच सकती है। इसलिए कल शाम जो होता हमारे टिब्बिल के पास जो गेहूं का खेत है उसमें तुम्हें आना पड़ेगा और फिर वहीं हम मुलाकात का रास्ता खोजेंगे। और जैसे ही रात का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त मॉडर्न यादव जो होता है पूरी रात कामनी की कल्पनाओं में खोया रहता था। सोचने लग जाता कामनी जैसी खूबसूरत युवती का हमारी अर्धांगिनी बन जाती तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से संवर जाती। यही सब सोच साच कर दूसरे दिन का जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में पूरे गांव वाले अपने अपने कामों से घर वापस तो आ जाते हैं। लेकिन कामनी अपनी माँ से बोलती है कि हमें खेत में जाना, कुछ अर्जेंट काम है। और जैसे पहुँचती तो वहाँ मॉडर्न यादव बैठा होता है इंतजार में और तुरंत गेहूँ के खेत में ले जाता है। ले जाने के बाद कामनी से 3-4 बात करता है और कामनी को यकीन हो जाता। फिर जो होता कामनी के सामने ऐसी पेशकश करता है जिसकी वजह से कामनी उसी गेहूं के खेत में जो होता है अब संबंध जैसे रिश्तों को मॉडर्न यादव के साथ अंजाम देती है। अब यह जो सिलसिला होता है सुनने के बाद हर वक्त का सिलसिला उसी गेहूं में बन जाता है। आए दिन जो होता कामनी की मुलाकात उस गेहूं में बराबर चलने लग जाता है। और इधर जो होता पूरी तरह से अब इन प्रेम संबंधों के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से जाकर कामनी के गांव वालों को लग जाता है। लोग तरह तरह की चर्चे करते हैं और इसकी खबर जाकर रामेश्वर प्रसाद को लगता पूरी तरह सनस रह जाते हैं। अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और इधर मॉडर्न यादव के बारे में पूछताछ करने लग जाते हैं कि बेटी मॉडर्न यादव जो होता कोई अच्छा खासा लड़का है नहीं, ना हमारी बिरादरी का है कि तुम्हारी शादी उससे करा सके। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जो रास्ता है उसी वक्त जाकर उसे बदलने के लिए बोलाओ। यह बात जब सुनने के बाद उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है कि हमारे जो पिता हमारे बात सामने कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। लेकिन वह पूरी रात सोच कर परेशान हो जाती है कि अगर हमारी ज़िंदगी से मॉडर्न यादव निकल गया तो हमारी ज़िंदगी जो होता है ना जाने कौन से रास्ते पर जाएगी। जिसकी वजह से फैसला बदलती है और बदलने के बाद ठान के बैठ जाती है कि हमारी ज़िंदगी का जो राजकुमार बनेगा वह कोई और नहीं मॉडर्न यादव ही बनेगा। और यही सोच साच कर अब जो होता है दोबारा चोरी छुपे मुलाकात मॉडर्न यादव के साथ चलने लग जाता है। और दोबारा जो खबर होता है जाकर रामेश्वर प्रसाद का पहुंच जाता है। वह समझ जाते हैं कि हमारी बेटी पूरी तरह से हमारे गांव में हमारी नाक को दहलीज पर रखकर ही चल रही है और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी एक दिन तहस महस हो जाएगी। यही सब सोचकर रामेश्वर प्रसाद ठान लेते हैं कि अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के लिए हमें उसका शादी कर देना काफ़ी अनिवार्य है। जिसकी वजह से अपने कुछ रिश्तेदारों को भी खबर दे देते हैं। उनके जो रिश्तेदार होते हैं वह रिश्तेदार बड़े जल्दी जो होता है शादी के लिए अब लड़के की तलाशी में लग जाते हैं। तब उनके अपने रिश्तेदार होते हैं जिनका नाम भरत प्रसाद होता है। अब भरत प्रसाद जो होते हैं ठीक है इधर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ
और ठीक उसी में ही नागाराम एक थाना पड़ता है और ठीक उसी इलाके में ही एक घुमाऊ गांव पड़ता है। इसी गांव के रहने वाले होते हैं। लेकिन उन्हीं गांव का एक पड़ोसी और गांव होता है इधर बघौली। उसी गांव के रहने वाले ललई प्रसाद होते हैं। ललई प्रसाद के साथ जो होता है भरत सिंह की काफ़ी गहरी दोस्ती होती है, जिसकी वजह से अब ललई प्रसाद से जाकर जैसे इधर बात करते हैं कामनी के बारे में, तुरंत ललई प्रसाद अपने बेटे और मौके पर जाकर पवन प्रसाद के बारे में जिक्र कर देते हैं। और पवन प्रसाद को जैसे ही जाकर कामनी का फोटो दिखाया, पहली नज़र में कामनी के फोटो को देखकर मोहित हो जाता है, उसी वक्त पसंद कर लेता है। और इधर जाते भरत सिंह जो था बड़ी जल्दी रामेश्वर से मिलकर अपनी बेटी के लिए उन्हें राजी कर लेते हैं। और तुरंत जो था दोनों के बीच शादी का रिश्ता तय होता है। और शादी का जो रिश्ता तय होता है आनंद फान में जाकर दोनों के रीति रिवाज के तहत ठीक जो होता है। अब 25 मई साल 2015 का वक्त होता है। उसी दिन धूमधाम से कामनी की जो शादी होती है होने के बाद अपने ही पूरे परिवार को छोड़कर अपने ही ससुराल अब बघौली पहुंच जाती है। और जब बघौली पहुंचने के बाद जो होता है उसका जो मन होता है वह मन अपने पति के लिए नहीं खुलता है। लेकिन कैसे न तैसे कर 3 से 4 दिन का जब वक्त बीतता है, बीतने के बाद इधर कामनी को एहसास हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ भी रहकर ना चल पाएगी। हमारे पुराने प्रेमी की वजह से यही सब सोच साच कर अब वह जब भी मौका पाने के बाद जो होता है अब फ़ोन निकालती है। निकालने के बाद इधर मॉडर्न यादव से फ़ोन पर बात करती, मॉडर्न यादव को यकीन दिलवाती कि हमारी तुम्हारी जो मुलाकात है वह शादी के बाद भी चलता रहेगा जैसे पहले था, और तुम्हें यकीन होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। यही सब सोच अगर मॉडर्न यादव को यकीन हो जाता है। लेकिन कैसे न तैसे कर महीने का जब वक्त बीतने के बाद जो होता है अब इधर खुद कामनी अपने मायके जब पहुँचती है तो कैसे न तैसे कर बड़ी जल्दी से अब उसी जगह पहुँच जाती जिस जगह पर पहली मुलाकात जो होता है मॉडर्न यादव के साथ हुआ था। और मॉडर्न और दोनों मुलाकात मिलकर ऐसा करते हैं जैसे लग रहा है कई जन्मों के बाद दोनों मिले हुए हैं। लेकिन जब दोनों को अपने एहसास होता कि हमारी ज़िंदगी जो होता है यहाँ रहकर ना चलेगी, तो मॉडर्न यादव भरोसा दिलाता है कि हमारी तुम्हारा मुलाकात जो होता है बराबर आए दिन होता ही रहेगा, रास्ते में कोई भी ना आ पाएगा। या तुम सोच कर चलो वहाँ पर कामनी को यकीन हो जाए। लेकिन कामनी जब तक रहती है अपने मायके में तब तक मुलाकात करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। लेकिन इधर जो होता है दोबारा अब रामेश्वर प्रसाद अपनी बेटी का विदाई कर देते हैं। और पवन के पास जब आने के बाद जो होता है वह अपने पति को कभी अपने हिसाब से भाव नहीं देती। लेकिन पवन समझ जाता है कि आखिर हमारे घर में हमारी जो पत्नी है हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है। लग रहा उसका कहीं आनंद फानन में किसी के साथ है, कोई रिश्ता तो नहीं है। क्योंकि जब भी पवन घर में होता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता और तब देखता जब मोबाइल उसके कानों पर लगा होता है, जिसकी वजह उसके मन में शंका हो जाता है। और उसी शंका के बीच एक दिन रात का वही 12 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त पवन उठता है। उठने के बाद देखता कि हमारे ही चारपाई पर मौके पर हमारी पत्नी अब कामनी नहीं है। और खोजबीन के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही बाथरूम के साइड पहुंचता है तो देखता कामनी जो था वीडियो कॉलिंग के जरिए अब इधर मॉडर्न यादव से लगी पड़ी हुई है। और पवन यह नज़ारा देखकर समझ जाता, मोबाइल लेता, फिर वहीं जो होता है पकड़ कर अपने हिसाब से उसको ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से उस वक्त कामनी इतनी तरीके से बिगड़ सी जाती है कि दोनों के बीच थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है। और मनमुटाव के बाद जो होता है दोनों के बीच वहाँ दूरियाँ पनप जाती है। लेकिन कामनी यादव समझ जाती है कि हमारी जो ज़िंदगी है यहाँ रह कर ना चलेगी, हमारी ज़िंदगी सिर्फ मॉडर्न यादव के साथ बीतेगी। और तभी जो होता है जैसे ही शादी के अब 3 महीने भी ना बीत पाते हैं, अगस्त का वही अब दूसरा सप्ताह था। उसी सप्ताह में कामनी मॉडर्न यादव से खुले व्यवहार में कह बैठती है कि हमें इस घर में कतई नहीं रहना, इसके लिए तुम्हें चाहे जो कदम उठाना पड़ेगा। और मॉडर्न यादव समझ जाता क्या हमें तकरीबन उठाना चाहिए। और मॉडर्न यादव उसी समय पेशकश कर देता है कि हमें तुम्हारे पति अब पवन प्रसाद को रास्ते से ठिकाने लगाने पड़ेगा। यह बात जैसे सुनने के बाद कामनी उसी वक्त अपने पुराने प्रेमी और मॉडर्न यादव की बात में हामी भर लेती है। और मॉडर्न यादव जो होता है इस काम को निपटाने के लिए अपने 2 करीबी दोस्त और विक्रम यादव और साथ में सूरज पाल को भी अपने साथ मिला देता है। और दोनों जब यह बात जाकर खुद जो होता है मॉडर्न यादव से समझते, दोनों उसके प्लान में इस तरह शामिल होते हैं कि हर वक्त उसका साथ देने के लिए पहले से खड़े होते हैं और उस वक्त भी खड़े हो जाते हैं। तभी मौके के इंतजार में जो होता है तीनों के तीनों पड़े होते हैं। तभी घटना से मात्र जो होता है इधर एक दिन पहले मॉडर्न यादव जो होता है दोनों को अपने बाइक पे बैठाता है। और बैठाने के बाद जो होता है इधर कामनी के ही ससुराल जब पहुंचता है तो कामनी के जो अपने ससुर होती हैं मौके पर अपोज बैठते हैं कि आखिर यह तीनों है कौन। तो कामनी कह देती है कि हमारे तीनों जो होते हैं हमारे अपने मौसी के अपने सगे बेटे हैं।
यह बात जो होता कहकर तो कामनी तीनों के साथ बैठती है, लेकिन जैसे ही मौका देखती है तो मॉडर्न यादव को अपने कमरे बुलाती है और बुलाने के बाद एक तरीके से खतरनाक जो प्लान होता है वहाँ बैठकर अब कामनी मॉडर्न यादव के बीच बन जाता है और तरीके से आने वाले दिन का इंतजार भी करते हैं। लेकिन जैसे ही ठीक इधर अब 13 अगस्त साल 2015 का वक्त होता है, शाम का वही 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है अब इधर अपने घर पवन प्रसाद जब पहुंचता है तो अपने सारे कपड़े उतार कर अपने सारे काम धाम कर मौके पर जाता, चारपाई पर बैठता और कुछ सोच विचार करना शुरू कर देता। तभी उसी वक्त जो होता है अब कामनी अपने पति पवन के पास पहुंचती, कहने लग जाती है गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। और जैसे ही पवन यह बात सुनता है सोचने लग जाता कि चलो ठीक है, अपनी पत्नी का भी इच्छा में अब पूरा कर देना चाहिए। यही सब सोच साच कर अब इधर जैसे ही अब इधर वहाँ से अपनी दहेज वाली बाइक पवन उठाता है। उठाने के बाद जो होता गांव के बाहर पहुंच जाता है और लेकिन तभी जो होता है इधर कामनी पीछे से फ़ोन कर देती है मॉडर्न के पास और मॉडर्न अपनी बाइक लेता है। लेने के बाद दोनों दोस्तों को बाइक पे लाता है। ठीक जो होता है गांव के बाहर जो सड़क होता है वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तब तक और सड़क पर अपनी बाइक फड़फड़ाते हुए इधर पवन प्रसाद पहुंचता है और मॉडर्न यादव जो होता है पहली नज़र में वहां देखकर इधर पवन को पहचान कर लेता है और वही हाथ देता है कि पवन बाइक रोक दे। पवन बाइक रोक देता, कहने लग जाता है कि इधर हमारी बाइक ख़राब हो चुका है। और पवन अपना टार्च निकालता है और टार्च जैसे ही मॉडर्न के चेहरे पर जलाता है, जलाने के बाद वह कहने लग जाता है कि तुम तो हमारी अपनी पत्नी के मायके के रहने वाले हो। यह बात जैसे ही वह सुनता कहने लग जाता कि नहीं, हम अपने गांव जा रहे थे, हमारी बाइक ख़राब हो गई, हमारे रिश्तेदार से मुलाकात करना था, हमारा अपना एक दोस्त है यहीं पास जो तालाब है वहीं पर मौके पर लघुशंका करने के लिए गया हुआ है, एक बार हमें वहाँ पहुँचा दो। अब जैसे ही पवन यह बात सुनता है, सुनने के बाद उसी वक्त जो था मॉडर्न यादव की बातों में आ जाता है और मॉडर्न यादव जो था इशारा मारता और पवन जो होता है अब टार्च दिखाते दिखाते आगे आगे जा रहा था और पीछे मौके पर विक्रम भी पहुंच जाता है और विक्रम अपनी ही जेब से एक तेजधार हथियार जो गेहूं काटने वाला होता है निकालता है। निकालने के बाद पीछे से एक के बाद एक प्रहार जो होता है अब पवन प्रसाद के शरीर पर करता, चेहरे पर करता है और वहीं एक कटे हुए ब्रिज की तरह हमेशा मिलने के लिए मौत की नींद में पवन प्रसाद छोड़ जाता है। इधर तीनों मिलते हैं। अब तीनों मिलने के बाद बॉडी को ले जाकर वहाँ झाड़ी में डंप कर देते हैं। मोबाइल रखे हुए निकाल कर पास एक झाड़ी में छुपा देते हैं। हथियार वहाँ से लेते हैं और लेने के बाद एक पास है रखा हुआ झाड़ी होता उसमें डंप कर देते हैं। फिर बाइक पे बैठकर तीनों अब निकल जाते, यही सोचकर हमारी जो ज़िंदगी है अब इधर जाकर तरीके से कामनी के साथ बीतेगा, अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिताएंगे किसी को हमारे प्यार पर शंका भी नहीं होगा। लेकिन कहा गया दोस्तों पुलिस के हथकंडे भी बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही हाल होता है थाने में बैठी हुई कामनी का और कामनी जो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कामनी और दूसरी तरफ जो होता है मॉडर्न यादव के तहरीर पर उसके 3 अपने करीबी दोस्त को पुलिस जो अपने कब्जे लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इन पाँचों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में पाँचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर हैं। इधर दीपक कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, इधर मनोहर वर्मा जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के, और इधर राजेश सिंह यादव उत्तराखंड नैनीताल के, और साथ में प्रियंका चौरसिया जो मध्य प्रदेश उज्जैन के। इन सभी पर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।